तो चलिए सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं। किसी भी विशाल इमारत को बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट यानी नक्शा तैयार किया जाता है ना? हमारा भारतीय संविधान भी भारत जैसे विशाल लोकतंत्र का बिल्कुल वैसा ही एक नक्शा है। इस एक्सप्लेनर में हम इस नक्शे के एक एक हिस्से को खोलकर देखेंगे और समझेंगे कि आखिर ये पूरी व्यवस्था काम कैसे करती है। इस चर्चा में 5 मुख्य हिस्सों पर बात होगी। पहला, सरकार के 3 स्तंभ। दूसरा, न्यायपालिका। तीसरा, संविधान का निर्माण। चौथा, संविधान की संरचना। और आखिर में कुछ बेहद रोचक संवैधानिक तथ्य। तो शुरू करते हैं। खंड 1, सरकार के 3 स्तंभ और इसकी संस्थागत रूपरेखा। यहाँ सबसे पहली और जरूरी बात यह समझना है कि सरकार या गवर्नमेंट का आखिर मतलब क्या होता है। अक्सर सरकार शब्द सुनते ही ध्यान सीधा किसी पॉलिटिकल पार्टी पर चला जाता है, लेकिन संविधान के मुताबिक देखा जाए तो सरकार एक बिल्कुल निष्पक्ष संस्थागत व्यवस्था है। ये विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से मिलकर बनती है। ये किसी एक पार्टी का नाम नहीं, बल्कि एक सिस्टम है जो देश चलाता है। तो ये सिस्टम 3 स्वतंत्र हिस्सों में बढ़ता है। पहला है लेजिस्लेटिव यानी विधायी पालिका, जिसका काम है कानून बनाना। हमारी संसद यही करती है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, जो इन कानूनों को जमीन पर लागू करती है। केंद्र स्तर पर इसका चेहरा प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल होते हैं, और राज्यों में मुख्यमंत्री। और तीसरा हिस्सा है जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स आते हैं। इनका काम है इन कानूनों की वैधता को परखना। अब अगर सिर्फ कानून बनाने वाली विधायक पालिका या संसद की बात करें तो इसके भी अपने 3 मुख्य स्तंभ हैं: लोकसभा, राज्यसभा और देश के राष्ट्रपति। इन तीनों के आपस में मिलने से ही हमारी संसद पूरी होती है और तभी कोई नया कानून बन पाता है। आगे बढ़ते हैं खंड 2 की तरफ, न्यायपालिका, जो देश में एक बैलेंसिंग एक्ट या संतुलनकारी व्यवस्था की तरह काम करती है। न्यायपालिका की व्यवस्था पर गौर करें तो केंद्र स्तर पर देश में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में है। वहीं दूसरी तरफ राज्य स्तर पर हाई कोर्ट्स होते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा सामने आता है। देश में टोटल 28 राज्य हैं, लेकिन हाई कोर्ट्स की संख्या सिर्फ 25 है। अब यहां दिमाग में एक सवाल आना लाजमी है, आखिर 28 राज्यों के लिए देश में सिर्फ 25 हाईकोर्ट्स क्यों हैं? हर राज्य का अपना अलग हाईकोर्ट क्यों नहीं होता? ये काफी रोचक प्रश्न है। असल में संविधान 2 राज्यों को एक ही हाईकोर्ट साझा करने की इजाजत देता है, जैसे पंजाब और हरियाणा एक ही हाईकोर्ट शेयर करते हैं। इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल प्रैक्टिकल और आर्थिक है। हर राज्य की कमाई सीमित होती है, तो नए कोर्ट्स खोलकर खर्चा बढ़ाने और कर्ज में डूबने से बेहतर है कि दोनों राज्य मिलकर खर्चा आधा आधा बांट लें। इसके अलावा बड़े राज्यों में एक ही कोर्ट की ब्रांचेस भी हो सकती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का मुख्य हाई कोर्ट इलाहाबाद में है और उसकी एक ब्रांच लखनऊ में। सुप्रीम कोर्ट का सफर भी काफी लंबा और रोचक रहा है। 1774 में कलकत्ता में जब पहला सुप्रीम कोर्ट बना था तो लॉर्ड एलाइजा इम्पे वहां मुख्य न्यायाधीश थे और उनके साथ सिर्फ 3 और जजेस थे। आज स्थिति बिल्कुल अलग है। दिल्ली वाले सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ 33 यानी 33 अन्य जजेस काम करते हैं। जैसे जैसे देश में कानूनी मामलों का बोझ बढ़ा, संसद ने जरूरत के मुताबिक जजेस की संख्या में भी इजाफा किया। खंड 3, संविधान का निर्माण और इसके महान वास्तुकार। संविधान बनाने का काम बेहद तेजी से शुरू हुआ था। दिसंबर 1946 का समय भूलने वाला नहीं है। टाइमलाइन देखें तो 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, जहां डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी या टेम्पररी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए और फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल बना। इस पूरे काम का बोझ ड्राफ्टिंग कमेटी के कंधों पर था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस बेहद अहम समिति में KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला और कानूनी सलाहकार BN राव जैसी महान हस्तियां शामिल थीं। इन सब ने मिलकर लगभग 141 यानी 141 दिनों तक लगातार बैठकें की, तब जाकर देश का ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आकार ले पाया। खंड 4, संविधान की संरचना यानी हमारी नियम पुस्तिका। संविधान के जटिल लगने वाली शब्दावली को समझने का एक आसान तरीका है इसे एक आम किताब की तरह देखना। जैसे किसी किताब में चैप्टर्स होते हैं, संविधान में उन्हें पार्ट्स या भाग कहा जाता है। किताब के पेज नंबर्स को यहाँ आर्टिकल्स या अनुच्छेद कहते हैं
और किताब के आखिर में जो रेफरेंस कॉलम्स होते हैं उन्हें यहाँ शेड्यूल्स या अनुसूचियां कहते हैं। यहाँ पर राज्यों के नाम या शपथ की जानकारियां एक ही जगह मिल जाती हैं। अब अगर ध्यान में आए कि इस किताब में आखिर कुल कितने पन्ने हैं, तो ये आंकड़ा बहुत खास है। 395 मूल संविधान में ठीक 395 आर्टिकल्स शामिल थे। अगर उस मूल संविधान का पूरा हिसाब लगाएं तो उसमें 22 पार्ट्स यानी चैप्टर्स थे। उनके अंदर 395 आर्टिकल्स यानी पन्ने थे। सभी एक्स्ट्रा जानकारियों का निष्कर्ष 8 शेड्यूल्स में बांटा गया था और इस पूरी किताब की समरी या इंडेक्स का काम हमारी प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना करती है। इस किताब वाली एनालॉजी से ढांचा अब काफ़ी आसान लगने लगा होगा। खंड 5 प्रमुख संवैधानिक तथ्य या फिनिशिंग टचेस। अब इस विशाल दस्तावेज के बनने में लगा समय और खर्चा जानते हैं। इसे पूरा होने में ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। उस वक्त इस पूरे काम में करीब 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। आखिर में इस पर 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए और एक बेहद खास बात, इस ऐतिहासिक सभा में 15 महिला सदस्य भी शामिल थीं, जिन्होंने इसमें अपना अमूल्य योगदान दिया। लेकिन ये सिर्फ कानूनी शब्दों का पुलिंदा नहीं था, इसमें कला का भी अनूठा प्रदर्शन था। संविधान की मूल प्रति को हाथों से बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। शांति निकेतन के महान कलाकार बिहारी राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने अंग्रेजी वर्जन के पन्नों को सजाया और हिंदी वर्जन की शानदार कैलीग्राफी यानी सुलेख का काम वसंत कृष्णन वैद्य जी द्वारा किया गया था। एक आखिरी लेकिन बेहद जरूरी बात, इन 2 तारीखों के बीच का अंतर समझना। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह बनकर अपनाया या अडॉप्ट किया जा चुका था, लेकिन इसे देश में पूरी तरह से लागू या एनफोर्स 26 जनवरी 1950 को किया गया। इन दोनों के बीच लगभग 2 महीने का अंतर था। अब यहाँ सोचना यह है कि जब देश का संविधान नवंबर में ही तैयार था, तो आखिर इसे लागू करने के लिए जनवरी 1950 तक का इंतजार क्यों करना पड़ा? इस देरी के पीछे एक बेहद खास ऐतिहासिक कारण छिपा था और इसका सुझाव खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ही दिया था। असल में ये इंतजार 1930 के उस ऐतिहासिक दिन की याद में था। लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग ठीक 26 जनवरी 1930 को ही की थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब नवंबर आ ही चुका है तो क्यों ना 2 महीने और रुककर उस पूर्ण स्वराज वाले ऐतिहासिक दिन को ही चुना जाए। बस इसी दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी तय किया गया। तो इन सभी तथ्यों के बाद चलिए इस एक्सप्लेनर को एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ते हैं। जब शासन के इस महान वास्तुशिल्प को देखते हैं तो संविधान का वो कौन सा स्तंभ है, विधायी पालिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, जो एक आम नागरिक के रोजमर्रे के जीवन पर सबसे ज्यादा असर डालता है? ये हमेशा सोचने और विचार करने योग्य प्रश्न रहेगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।